जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सब बच्चों को अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, किस तरह से ये कंसेप्ट आया। ये कंसेप्ट लाने वाले साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे और उन्होंने किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट लाके जो इनकंसिस्टेंसी है एम्पियर सर्किट लॉ की वो हमें बताई। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के। डिस्प्लेसमेंट करंट, फर्स्ट इज displacement current is given by id is equal to epsilon naught d phi e डिवाइड बाय में dt। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है id इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डिवाइड बाय में dt। ठीक है, दूसरा इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये इट प्रोवाइड द कॉन्टिन्यूटी टू करंट इन फ्लोइंग in a circuit in which capacitor is used, capacitor is connected, capacitor is connected. It provide the continuity to current in flowing in a circuit in which capacitor is connected. कल हमने ये देखा था जब मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर के बीच में जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उन प्लेट के बीच में करंट की कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी। इस तरफ तो हमारा क्या था, आईसी था और इस तरफ भी आईसी था, तो यहां पे करंट की कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी। ठीक है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है इसने क्या किया, इसकी कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन किया, मतलब कि इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखा, कंटिन्यूटी करंट को कंटिन्यूटी प्रोवाइड की है इसने। उसके बाद है जो मैग्नीट्यूड होता है, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू magnitude of conduction current। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है। मतलब जितना ये आईसी होगा उतना ही प्लेट्स के बीच में आईडी होगा। क्या होगा, आईडी होगा। ठीक है, जितना आईसी होगा उतना ही क्या होगा, आईडी होगा। मतलब जो आईडी है वो किसके इक्वल होता है, आईसी के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट करंट हो चाहे कंडक्शन करंट हो, बोथ आर द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ, displacement current and conduction current। and conduction current both are source of magnetic field।
मैग्नेटिक फील्ड। कल हमने मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके हमने ऐसा किया था कुछ, ये IC था, इधर क्या था IC, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड था, मतलब इसमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड था, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी था। तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या था, सेम था। यहां पे तो IC की वजह से था, यहां पे भी IC की वजह से था, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो किसकी वजह से था, ID। इसका मतलब जो दोनों करंट हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, दोनों ही किसका सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का। किसका सोर्स है, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद 5 डिस्प्लेसमेंट करंट कैन एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड conduction current can exist in vacuum, but जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो वैक्यूम में एग्जिस्ट कर सकता है, बट कंडक्शन करंट कैन नॉट। कंडक्शन करंट कैन नॉट। डिस्प्लेसमेंट करंट वैक्यूम में हो सकता है। कल हमने ये बात उस एक्सपेरिमेंट में देखी थी इस तरह से, यहां पे IC था, यहां पे ID, यहां पे IC था, ठीक है। अब देखो, इन दो प्लेट के बीच में वैक्यूम है, और यहां पे कौन सा करंट था, ID था, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किस में एग्जिस्ट कर सकता है, वैक्यूम में, बट कंडक्शन करंट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्शन करंट इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, कंडक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज के कारण होता है, और जो कंडक्शन करंट होता है वो चार्ज पार्टिकल के कंडक्शन के कारण होता है। ठीक है, अब बात यह है कि हमें जरूरत क्यों पड़ी इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट की। ठीक है, सबसे पहले तो क्यों जरूरत पड़ी हमें, नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। पहले, टू प्रोवाइड कंटिन्यूटी द करंट flowing in a circuit in which capacitor is connected, in which capacitor is connected, कैपेसिटर क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब कि जिस सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट होता है उसमें करंट की कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट की जरूरत पड़ी। उसके बाद दूसरा हमें जरूरत क्यों पड़ी, टू मेक द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिज्म सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, पहले सबसे पहले जरूरत हमें क्यों पड़ी, जो जिन सर्किट में कैपेसिटर आ रहा था उसमें हम करंट की कॉन्टिन्यूटी प्रूव नहीं कर पा रहे थे, उसको प्रूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट की जरूरत पड़ी। दूसरा, फैराडे ने यह ला तो दे दिया था कि ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल था, उसको प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉज को प्रूव करने के लिए, उसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब इन सब ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो मैक्सवेल थे उन्होंने एक इक्वेशन का सेट फॉर्मुलेट किया। ठीक है, उन्होंने एक इक्वेशंस का सेट बनाया और उन इक्वेशंस से हम सभी जितने भी फंडामेंटल लॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या इक्वेशन थी, और उन इक्वेशन को हम बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन, और उन मैक्सवेल इक्वेशन के बेस पे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रेडिक्शन की गई थी। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जिस इक्वेशंस के बेस पे प्रेडिक्शन की गई वो इक्वेशन क्या क्या थी, देखिए। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन on basis of his observation, Maxwell set a formulate a set of equation involving magnetic field, electric field and their source. Their source. ठीक है, and we called them Maxwell equation. हालांकि मैक्सवेल ने इनमें से एक भी इक्वेशन नहीं दी थी, और इन्होंने सिर्फ क्या किया था, इन जो इक्वेशन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की उन सभी को एक सेट बनाया था उन सभी का, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। हाँ, मैक्सवेल ने इन इक्वेशंस के ऊपर काम जरूर किया था, सभी इक्वेशंस के ऊपर, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, और हम इनका सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, किस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहली इक्वेशन थी Gauss law in इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या था, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस। ठीक है, फ्लक्स जो टोटल फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस का, वो किसके इक्वल होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड चार्ज होता है कि उस सरफेस ने नेट कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉ था, इसका सिग्निफिकेंस अभी हम देखते हैं, पहले दूसरा लिख लेते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, इसमें चार्ज एट रेस्ट, इसमें मैग्नेट एट रेस्ट। क्या दिया था, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी सरफेस के थ्रू कितना होता है, ऑलवेज जीरो होता है, ऑलवेज क्या होता है, जीरो। इन्हीं के बेस पे
इसका क्या सिग्निफिकेंस है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है देखिए। इसका सिग्निफिकेंस तो ये है कि डिस्क्रीट चार्ज जो होता है वो लाई करता है, और इसका क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखिए हम मान लेते हैं, एक हमने इस तरह से कोई सरफेस एरिया मान लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक मैग्नेट रख दी ऐसे, ठीक है, इस तरह से हमने एक मैग्नेट रख दी, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसमें नॉर्थ पोल से बाहर निकला और साउथ पोल से एंटर कर गया, इस तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड चलता रहा। तो अब ये देखो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड निकली उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। नेट फील्ड लाइन क्या आई, जीरो, इसका मतलब नेट फ्लक्स हमारा क्या आ गया, जीरो। तो इस बेस पे बोला गया कि मोनोपोल जो होता है मैग्नेट का वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें देखो, अगर मान लो इस तरह से एक हमने एरिया कंसीडर कर लिया और इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, एक माइनस क्यू चार्ज ले लिया हमने, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में एंटर कर गया, इस तरह से मान लो कुछ इस तरफ बाहर भी निकला है तो इस तरफ से क्या करेगा, एंट्री भी करेगा, तो क्या रहेगा, सेम। बट कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मान लो जिस तरह से ये है और इसने सिर्फ क्यू चार्ज एनक्लोज कर रखा है, सिर्फ क्या कर रखा है, क्यू चार्ज एनक्लोज कर रखा है, और ये प्लस क्या हुआ तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फील्ड लाइन इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस तरह से फील्ड लाइन बनेगी तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू क्या है, प्लस क्यू, जो कि इसने क्या कर रखा है, इस सरफेस ने एनक्लोज कर रखा है। तो इसका मतलब इस लॉ ने हमें यह बताया कि फ्लक्स इतना होता है, इसका मतलब क्या है कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है, और इस लॉ ने हमें यह बताया कि फ्लक्स क्या होता है, क्लोज सरफेस के थ्रू जीरो होता है, इसका मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिग्निफिकेंस क्या है देखिए इस लॉ का, जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन थी इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस लिख लेते हैं। सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस है सिंगल चार्ज एग्जिस्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट क्लोज कर्व। क्लोज कर्व नहीं होती, ये किसका सिग्निफिकेंस था, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसा कर्व बनाती है, क्लोज कर्व नहीं बनाती, क्लोज कर्व नहीं बनाती, ठीक है। अब गोस लॉ, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस ये था, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आर क्लोज कर्व, दे हैव नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। एंड एंडिंग पॉइंट, ना तो इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है, इस तरह से होती है। मान लो ये एक बार मैग्नेट हमने कंसीडर कर लिए, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइन ऐसे निकली और ऐसे चली गई, इस तरह से आई और अंदर ऐसे चली गई, मतलब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकली साउथ में एंटर कर गई, और यहां पे साउथ से निकली और नॉर्थ में एंटर कर गई। तो मतलब ना तो हमें ये पता कहां से शुरू हुई है और ना नहीं ये पता चल रहा कहां पे खत्म हुई है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन क्या थी, थर्ड
फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या ला दिया था इन्होंने, E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाय में डी टी, फाइव बी हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये देखिए उसके बाद E डी फाइव बाई डी टी, अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो गया। E को हम क्या लिख सकते हैं, देखो E जो होता है वो माइनस डीवी बाय में डी आर के इक्वल होता है, माइनस डीवी बाय में डी आर के इक्वल होता है, और इसको हम लिख सकते हैं E डी आर इज इक्वल टू डीवी। ठीक है, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, और इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और अब हम जो ये होता है माइनस डी वाई डी आर होता है, तो ये माइनस आ गया, इधर भी क्या आ गया, नेगेटिव, और ये नेगेटिव साइन हमें सिर्फ क्या बताता है, पोटेंशियल की डायरेक्शन, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, एक बार नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो हमारा यहां से E किसके इक्वल आ गया, E आ गया हमारा E डॉट डी आर के इक्वल आ गया, पुट कर दो इसमें। हाँ, और सॉरी, फाइव बी किसके इक्वल होता है, फाइव बी होता है B डॉट डी एस के इक्वल होता है फाइव बी। तो यहां से क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन बनेगी E डॉट डी आर इज इक्वल टू डी बाय में डी टी बी डॉट डी एस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस देखिए, इसका सिग्निफिकेंस है, इट टेल्स दैट ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड A varying magnetic field can produce electric field। ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और इस तरह से इसको हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। उसके बाद है फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। हम इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसने मैक्सवेल ने क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था, तो इसका नाम हो गया था एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या था, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू किसके इक्वल था, म्यू नॉट आई सी प्लस में आई डी। ठीक है, और हमारा आई डी का मैग्नीट्यूड क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बी बाय में डी टी, सॉरी फाइव ई आएगा, फाइव ई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, बी डॉट डी एल क्या बनेगी, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी प्लस में एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाय में डी टी। तो क्या बन जाएगी, म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाइव ई बाय में डी टी, ये बन जाएगी।
और इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या था, देखिए सिग्निफिकेंस क्या था, इट टेल्स दैट, इसने हमें क्या बताया, ए वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी और इसमें एक 5वां लॉ भी ऐड किया गया था, लॉरेंज फोर्स का। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई प्लस में क्यू वी क्रॉस पी, ये एक और लॉ था। ठीक है, ये 4 इक्वेशन और 5वां ये लॉ मिलके क्या करते हैं, फंडामेंटल लॉज जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, वो सारे ही कॉन्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। किनसे, एक इस लॉरेंज फोर्स के फॉर्मूला से, और जो 4 हमने मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस की है उनसे। ठीक है, उनसे हम जितने भी लॉज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, उन सभी को हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी मैक्सवेल की इक्वेशन, 4 इक्वेशन थी मैक्सवेल की। ए डॉट डी एस इज इक्वल टू जो टोटल फ्लक्स होता है थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस ये था, इसने ये बताया था कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। ठीक है, उसके बाद था गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, बी डॉट डी एस टोटल फ्लक्स थ्रू ए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। इस लॉ ने हमें यह बताया कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है क्लोज कर्व बनाती हैं, ना इनका एंडिंग पॉइंट होता और ना ही इनका एग्जिट पॉइंट होता है। उसके बाद था थर्ड इक्वेशन थी फैराडेज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू डी फाई बाय में डी टी। इस लॉ का सिग्निफिकेंस ये था कि एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। और फोर्थ इक्वेशन थी मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ या फिर एम्पियर मैक्सवेल लॉ। इस लॉ का सिग्निफिकेंस ये था कि ए वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या थी इक्वेशन, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस में आई टी, ये हमारी थी। और एक लॉरेंज फोर्स था, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एक चार्ज पार्टिकल एंट्री करे इसमें, तब उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू ई प्लस क्यू वी बी। ठीक है, और इन सभी इस लॉरेंज फोर्स और इन सभी चारों इक्वेशन के बेस पे हम मैग्नेटिज्म की जितनी भी इक्वेशन, जितने भी लॉज हैं, उनको हम स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद है इन 2 इक्वेशन को, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया कि कोई ऐसी वेव भी होती है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडल वाइब्रेशन करते रहते हैं एक दूसरे के सोर्स के रूप में। ठीक है, तो देखिए क्या प्रेडिक्ट किया था। ऑन द बेसिस ऑफ significance of Maxwell third and fourth equation. Maxwell predict the existence of electromagnetic wave. Maxwell tell that
there is a possibility of wave in which magnetic field and electric field vibrates sinusoidal sinusoidally perpendicular to each other. Perpendicular to each other. And both are perpendicular to the direction of propagation of wave. Direction of propagation of wave. ठीक है, इन दो जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी मैक्सवेल की, उनके सिग्निफिकेंस पे बेस पे मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल टेल एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव। मैक्सवेल ने यह बताया कि एक ऐसी वेव की पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साइन वेव की फॉर्म में एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं और both are perpendicular to the direction of propagation। और जो दोनों है वो किसके परपेंडिकुलर भी होते हैं, वे जो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, एंड both are source of production for each other। और दोनों ही एक दूसरे के प्रोडक्शन का सोर्स भी होते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो क्या बना देगा, मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। ठीक है, इस तरह से दोनों एक दूसरे के सोर्स के रूप में काम करते हैं, परपेंडिकुलरली क्या करते हैं, साइन वेव के फॉर्म में वाइब्रेट करते हैं और किसके परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के। ठीक है, और दोनों ही एक किसके परपेंडिकुलर होते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो इस तरह से कुछ वेव होती है भाई, इस तरह से ये एक्स हो गया, एक्स डायरेक्शन में इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होता है। मतलब जो एक वेव होती है ना वो इस तरह से, मतलब कि अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा, ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और वेव हमारी इस तरह से आगे बढ़ेगी, इस तरह से। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा इस डायरेक्शन में और वेव ऐसे आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगी, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो मूव करती है। अब देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड के
लिए सोर्स का काम करेगा, और जब इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोर्स का काम करेगा। इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स का काम करते रहते हैं, और इस तरह से हमारी वेव आगे की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ती है हमारी वेव, इस तरह से। मतलब ये भी चेंज होता रहेगा, साथ साथ ये भी चेंज होता रहेगा, और वेव आगे के डायरेक्शन में बढ़ती भी रहेगी। अब देखो, ये इस डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और हमारी वेव इस तरह से आगे बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, तो ये भी परपेंडिकुलर हो गई और ये वेव भी क्या हो गई, ये सॉरी इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी परपेंडिकुलर हो गया इस तरफ अगर वेव्स आ रही है तो, और अगर ये भी क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब ये देखो, एक ट्रेवलिंग वेव हम कंसीडर कर लेते हैं। साइन की फॉर्म में कर लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब ये देखो, इस x पॉइंट पे ये x हम मान लेते हैं, इस x पॉइंट पे और ये y मान लेते हैं। इस x पॉइंट पे इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, जब ये यहां पे आएगा तब इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, और तब ये यहां पे आएगा तो इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। और अब ये देखो, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। देखो कैसे, अगर मान लो वेव ऐसे ट्रेवल करेगी ऐसे, तो इस पॉइंट पे पोजीशन ये भी आएगी, इस पॉइंट पे अगर ये वेव ट्रेवल करेगी तो इस पॉइंट पे पोजीशन ये भी आएगी, और इस पॉइंट पे पोजीशन क्या आएगी, ये भी आएगी, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा y है वो फंक्शन है किसका, x का भी और टाइम का भी। तो अब ये देखो, अगर हम मान लो वेव इस तरह से हमारी ट्रेवल कर रही है और हम y डायरेक्शन में शो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसका फंक्शन हो गया, x का भी हो गया और t का भी हो गया। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ x एंड t, ठीक है। सो इक्वेशन विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो अब E इज इक्वल टू ई नॉट हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू जो भी है। उसके बाद ये देखो एक साइन वेव की फॉर्म में है, तो मतलब साइन फंक्शन भी आएगा, ई नॉट साइन। उसके बाद आता है एंगल। अब ये देखो ये किस किस का फंक्शन है, ये के एक्स का फंक्शन है, तो क्या आ गया, के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस ओमेगा टी। हम इस तरह से एक इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो, ये तो मान लो कि वाई डायरेक्शन में हम कंसीडर कर लिया, वाई डायरेक्शन में है, तो यहां पे साथ में क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। जे कैप हमें क्या बताता है, जे कैप हमें यह बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। अब इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का मान लेते हैं, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन क्या आएगी। अब देखो एक्स डायरेक्शन में वेव्स आ रही है, वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, जेड में। इक्वेशन होगी वी जेड, वो भी सेम इसी तरह किसका फंक्शन होगा, एक्स और टी का। तो क्या इक्वेशन बनेगी, बी नॉट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी।
इस तरह से, और जेड है, या तो यहां पे जेड लिखा हो या फिर यहां पे के कैप लिखा हो, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि जो हमारी वेव है वो किस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, के जेड डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, ई वाई इज इक्वल टू ई नोट साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी और जे कैप। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन में हमें क्या क्या पता चलता है। इससे तो हमें यह पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, वाई प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई माइनस में वेरी कर रहा है। ये जो यहां पे जो भी होगा, यहां पे चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसे लिखा हो के एक्स माइनस ओमेगा टी, चाहे ये आगे पीछे हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है। इस तरह से लिखा हो, मान लो ई वाई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, तब भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन हो, तब डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव हो तो प्लस एक्स, मतलब इस डायरेक्शन में हमारी वेव जाएगी। अगर मान लो इनके बीच में इफ क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी वेव प्रोपेगेशन की, नेगेटिव एक्स हो जाएगी। कब, इफ के एक्स प्लस ओमेगा टी है। ठीक है, अगर मान लो माइनस आ जाता है तो हमारी प्लस एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, अगर प्लस आ जाता है तो माइनस एक्स हमारी क्या हो जाएगी, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें एक के लिखा है, के, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। और के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्या होती है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, इसी तरह ओमेगा लिखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये होती है 2 पाई न्यू, न्यू होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड ऑफ वेव पूछ लिया जाए, स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय में के हो जाएगी। क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय में के। ठीक है, तो ओमेगा यहां से हमारा क्या बनेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई न्यू बटे में क्या आएगा, के की वैल्यू है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला बनेगा न्यू इंटू में लैम्डा। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है वेवलेंथ। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, आप बच्चे घर से ट्राई करेंगे, तरीका मैं बता दूंगा, करना आप खुद ने। मान लो इस तरह से गिवन ई जेड इज इक्वल टू ई नोट साइन 0.2 एक्स प्लस में 5t है। ठीक है, 5t है, हमने निकालना क्या है, सबसे पहले तो, और इधर के कैप है, पहले बताना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद बताना है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ठीक है, थर्ड, उसके बाद वेवलेंथ बतानी है कितनी होगी, वेवलेंथ, उसके बाद टाइम पीरियड बताना है कितना होगा। ठीक है, ये बताना है।
फिफ्थ, स्पीड बतानी है वेव की कितनी होगी, वेव की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो स्पीड के लिए तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, पहले निकालेंगे वेवलेंथ, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 0.2, इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम वैल्यू निकाल देंगे लैम्डा की हमारी वेवलेंथ कितनी है। ठीक है, और टाइम पीरियड जो हमारा ओमेगा है वो किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा 5 के इक्वल है, तो हम यहां से वैल्यू निकाल देंगे टाइम पीरियड की। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला ये रहा। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बता देता हूं, के कैप लिखा, इसका मतलब जेड डायरेक्शन एंड में वेरी कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन ये आप खुद बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो भी इस चैप्टर में बच गया अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।